हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। एक समय में स्नैपडील इंडिया के सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक था और सिर्फ 6 सालों में ही यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गया। जब स्नैपडील शुरू में आया था तो इसकी वैल्यूएशन $6.5 बिलियन थी और इसके इन्वेस्टर्स थे रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक और नेक्सस वेंचर जैसी बड़ी कंपनीज। लेकिन फिर 2016 के बाद अचानक से स्नैपडील का मार्केट शेयर 25% से गिरकर सिर्फ 4% पर रह गया। यहां तक कि 2017 में तो ये कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर $1 बिलियन की फंडिंग के बाद भी स्नैपडील फेल कैसे हो गया? सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म से मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी स्नैपडील कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आने वाले सालों में ये वापस से अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है? आइए इन सभी सवालों का जवाब हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, स्नैपडील की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 2010 में की थी। उस समय इंडिया में इसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, फ्लिपकार्ट। लेकिन जहां आज फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 50% है, वहीं स्नैपडील का सिर्फ 4% के आसपास। अब स्नैपडील ने अपने शुरुआती सालों में तो खूब कमाल दिखाया। बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स को खुद से जोड़ा था और कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और खूब फंडिंग बटोरे। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी के सुनहरे दिन खत्म होने लगे। सेलर इसे छोड़कर जाने लगे। कस्टमर से मिलने वाली शिकायतों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया और यहां तक कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं लोग भी इससे मुंह मोड़ने लगे। लेकिन यह सब हुआ क्यों? आइए जानते हैं। अब अगर हम सबसे पहले कस्टमर्स के प्रॉब्लम को समझे तो अधिकतम प्रोडक्ट्स उन्हें डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद मिल रहे थे। इसके अलावा कस्टमर ऑर्डर कुछ और कर रहे थे और उन्हें रिसीव कुछ और ही होता था। स्नैपडील के बैकफुट में जाने के यही कारण है, कभी डिलीवरी लेट रही है तो कभी रिफंड ही नहीं मिला। बेसिकली ये गड़बड़ियां स्नैपडील के मैनेजमेंट की वजह से हो रही थी, क्योंकि इनके पास को चेक करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं था, जिसका फ़ायदा फेक सेलर्स उठा रहे थे और फंसते जा रहे थे कस्टमर्स और दोस्तों। यही कारण था कि लोग इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बाय कहकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे। अब अगर बात करें स्नैपडील के सेलर्स की तो कस्टमर्स की तरह ही वो भी स्नैपडील से निराश हो चुके थे और उन्होंने भी धीरे धीरे यहां से मूव करना शुरू कर दिया। अब शुरुआती दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर स्नैपडील से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म था। हर दिन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते थे और अच्छी सेल होती थी। कंपनी की पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी और मैनेजमेंट भी ठीक ठाक काम कर रहा था। इसके अलावा स्नैपडील की सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि बाकी कंपनी जहां 21 दिन में पैसे दे रही थी, वहीं स्नैपडील उन्हें सिर्फ और 7 दिन में ही पेमेंट कर देता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद चीज़ें बदलने लगीं। सेलर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि स्नैपडील बार बार बेकार की पॉलिसीज़ लेकर आता था। छोटी से छोटी एरर की वजह से भरोसेमंद सेलर्स का अकाउंट ब्लॉक कर देता था और जब वो उसे अनब्लॉक करने जाते तो कंपनी के मेंबर्स को ही पता नहीं होता था कि इस पर फैसला कौन लेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक अजीब सी पॉलिसी बनाई कि सारे सेलर्स को अपने वेयरहाउस को बंद करके स्नैपडील के वेयरहाउस में सामान लाना होगा। अब सेलर्स के पास खुद के बड़े बड़े वेयरहाउसेस थे, जहां वो अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रोडक्ट रखते हैं और उसे डिलीवरी के लिए भेजते थे। अब इनमें से जब कुछ बड़े सेलर्स ने अपना प्रोडक्ट शिफ्ट करने से इनकार कर दिया तो कंपनी एक और पॉलिसी लेकर आई कि सेलर्स अपने वेयरहाउस से डेली सिर्फ 5 प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं। अब जहां वो डेली के हज़ारों ऑर्डर्स लेते थे, वो सिर्फ वो 5 रह गया, जो कि उनके लिए ना के बराबर था। ऐसे में मजबूर होकर सभी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट स्नैपडील के पास भेजने पड़े, लेकिन स्नैपडील के वेयरहाउस में तो जगह ही नहीं थी कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को रखें। जिसके बाद से स्नैपडील ने फिर से पॉलिसी चेंज की और सेलर से ये कहा या तो वो इनके वेयरहाउस में सामान रखने के लिए कुछ रेंट पे करें या फिर अपने सामान को वापस लेकर जाएं। अब सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को वापस लेने गए तब उन्हें पता चला कि इनमें से बहुत सारे सामानों की चोरी हो गई है और इस चोरी में मैनेजर तक शामिल थे। अब जब सेलर्स ने इसकी शिकायत कंपनी के सीईओ से की तो फिर उन्होंने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे में इस मामले पर ना ही कोई कार्यवाही हुई और ना ही सेलर्स के लॉस की भरपाई। इन्हीं सभी कारणों की वजह से बहुत सारे सेलर्स स्नैपडील को छोड़कर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पर शिफ्ट होने लगे, जिससे आज स्नैपडील की ये हालत हुई पड़ी है। स्नैपडील के फेल होने का दूसरा कारण यह भी था कि स्नैपडील अमेज़न की अपेक्षा में 3 गुना सेलिंग कॉस्ट लेता था। और हाँ, स्नैपडील के बर्बादी में सबसे बड़ा रोल इनके लीडरशिप की भी रही,
क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन दो सीईओ लिया करते थे और इसमें किसी भी सीनियर मैनेजमेंट की राय नहीं ले जाती थी। बार बार बनाई गई खराब पॉलिसीज ने भी कंपनी काम कर रहे लोग और सेलर्स को काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से स्नैपडील की हालत ख़राब हुई पड़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।